हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 16 हिस्ट्री का सिलेबस भी बता रहा हूं और साथ ही साथ मेजर पेपर 16 जो आपका हिस्ट्री है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे बच्चों को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नहीं हुआ है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, आपका मेजर पेपर हिस्ट्री का पहला यूनिट जो है जिसमें एनेक्सेशन ऑफ नेटिव स्टेट विद स्पेशल रेफरेंस आपको पढ़ना है कश्मीर का, जूनागढ़ का, हैदराबाद का। मेन फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेम्बल का और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का क्या योगदान है ये बताना है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन के बारे में आपको बताना है यूनिट 1 में। ठीक है, यूनिट 2 में एडॉप्शन जो था, प्लानिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी ये बताना है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बताना है। एग्रेरियन पॉलिसी एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम ये बताना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी और जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे उनके बारे में बताना पड़ेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन बताना है आपको और एजुकेशन पॉलिसी के क्या चैलेंजेस थे और इशू ऑफ लिटरेसी के बारे में बताना पड़ेगा यूनिट 2 में। यूनिट 3 में जेपी मूवमेंट, इमरजेंस एंड द जनता एक्सपेरिमेंट, स्ट्रगल फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, द हिंदू कोड बिल, द साबानो केस और रूप कन्वर केस का इसके बाद लेजिस्लेशन पढ़ना है। इशू ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म पढ़ना है, रिलिजम पढ़ना है, रीजनल एंड कास्ट कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं और दलित पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 4 में इंडिपेंडेंट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, पंचशील समझौता जो था, नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट था ये पढ़ना है। इंडो चाइना वॉर और इंडो पाकिस्तान वॉर के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये था और दो टॉपिक और रह गए, इंडो पाकिस्तान वॉर और जो फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश ये पढ़ना है। इमरजेंसी ऑफ इंडिया एज इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 4 यूनिट से मिलकर आपके सिलेबस को बनाया गया है। अब इसी 4 यूनिट के आपसे बच्चों को पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पेपर है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे जो भारतीय रियासत थे उनको एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करने बोला गया। आपको मालूम होगा भारत के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। ठीक है, और इसी भारतीय रियासत के एकीकरण की प्रक्रिया को आपको यहाँ समझाने बोला गया है। आइए चलिए एक एक सवाल को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब हमारे देश की जो राजनीतिक स्थिति वो बहुत ही ज़्यादा जटिल थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। उस समय भारत बेसिकली क्षेत्रों के आधार पर बटा हुआ था, दो प्रकार के क्षेत्र भी आता है। एक भाग जो सीधे जो ब्रिटिश प्रशासन के अधीन रहता था और दूसरा भाग जो था वो देसी रियासत तक का था। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग माना जाता है कि ऐसा 562 देसी रियासत थे। इन रियासतों के शासक को ब्रिटिश सरकार ने अधिकार दिया था कि वो भारत या पाकिस्तान किसी भी एक देश में क्या हो सकते, शामिल हो सकते थे या वो क्या रह सकते, स्वतंत्र रह सकते थे। लेकिन यदि अगर ये रियासत स्वतंत्र रही तो आप खुद बताइए हमारे भारत की जो राष्ट्रीय एकता रहेगी और सुरक्षा को बड़ा गंभीर खतरा हो सकता था। ठीक है, इन्हीं चुनौतीपूर्ण स्थिति निपटने के लिए भारत सरकार ने रियासतों के एकीकरण के लिए अपनाई। इस महत्वपूर्ण कार्य की जो जिम्मेदारी है उस समय हमारे भारत के तत्कालीन जो गृह मंत्री थे, मंत्री थे माफ करिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी के। उनके साथ बीपी मेनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति, दृढ़ निश्चय और दूरदृष्टता के माध्यम से रियासतों के जो शासक थे उनको भारत में शामिल होने के लिए क्या क्या प्रेरित किया। लेकिन जिनमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगा जूनागढ़ को, आपको मालूम होना चाहिए। रियासतों के भारत के विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक एक समझौता तैयार किया गया। इसके अनुसार क्या किया गया कि जो रियासत के शासक है उनको अपने राज्य की रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषय वो भारत सरकार को सौंपने होते थे। इसके बदले उन्हें क्या होता था, आंतरिक प्रशासन में कुछ अधिकार बनाए रखने की जो अनुमति वो दी गई थी। यह एक व्यवहारिक और प्रभावी नीति था जिसके कारण क्या हुआ, जो अधिकांश रियासतों ने क्या किया, अपनी मन से इन्हें स्वेच्छा से क्या किया, भारत में विलय स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ रियासतों ने विलय की प्रक्रिया का आसान नहीं था। जैसे मैंने बोला ना, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर जैसी रियासतों में विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने निर्णय लिया जबकि वहाँ की अधिकांश जनता जो थी वो भारत में शामिल होना चाहती थी। अंततः क्या हुआ, वहाँ पर जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को फाइनली भारत में शामिल किया गया था। और हैदराबाद के जो निजाम थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, उन्होंने भारत में विलय का विरोध किया। राज्य में रजाकर नामक संगठन हिंसा फैला रहा था। स्थिति बिगड़ने पर भारत सरकार ने क्या किया, 1948 में सैन्य कार्रवाई की जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। और इस कार्रवाई के बाद हैदराबाद का जो विलय है वो भारत में हो गया था। कश्मीर की आपको स्थिति तो मालूम हुई, कश्मीर की स्थिति भी काफ़ी जटिल थी। पाकिस्तान समर्थित कयाबली आक्रमण के बाद महाराजा वहाँ के जो थे कश्मीर हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और भारत में विलय का निर्णय लिया। इसके बाद भारतीय सेना ने क्या की, कश्मीर की रक्षा की। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप क्या हुआ, लगभग सभी रियासतें भारत में शामिल होगी। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व और कूटनीति के कारण भारत का जो एकीकरण है वो संभव हो पाया। यह आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। ठीक है,
इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, आर्य मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और भारत के एकीकरण के शिल्पकार भी उन्हें कहा जाता है। याद रखिए ये पार्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसे पेपर में पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला सवाल कश्मीर हो सकता है, कभी जूनागढ़ पूछ ले। तो कश्मीर में भारत के विलय की परिस्थितियां और कारणों की व्याख्या करनी है। तो आइए जानते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कश्मीर जो है एक महत्वपूर्ण और कहा जाए सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संवेदनशील रियासत थी। इस राज्य के जो शासक थे उस समय महाराजा हरि सिंह थे। वे चाहते थे कि कश्मीर जो है एक स्वतंत्र राज्य बना रहे और किसी भी देश में शामिल ना हो। इसलिए उन्होंने शुरुआत में तय किया था, ना वो भारत में मिलेगा ना पाकिस्तान मिलेगा। कश्मीर की जो भौगोलिक दृष्टि है और प्राकृतिक संसाधनों के कारण यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर उनके पास जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ का अधिकांश आबादी जो था मुस्लिम था। लेकिन कश्मीर के शासक इस निर्णय को लेकर असमंजस में थे। आपको मालूम, पाकिस्तान अपनी कूटनीतिक गाली खाने के कारण हमेशा गाली खाते रहता है, और इसी क्रम में उसने कांड किया था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित जो कैबली आक्रमणकारियों ने क्या किया, कश्मीर पर हमला कर दिया। इन हमलावरों का उद्देश्य यही था कि कश्मीर पर कब्जा करना था। वे तेजी से कश्मीर के कई क्षेत्रों में फैल गए और राज्य की स्थिति अत्यंत गंभीर होगी। इस आक्रमण के कारण जो कश्मीर की सुरक्षा और स्थिरता को एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। इस संकटपूर्ण स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सहायता की मांग की। भारत सरकार ने सहायता देने से पहले ये शर्त रख दी कि कश्मीर को पहले क्या करना होगा, भारत में विलय करना होगा। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो ट्रीटी थी, बेसिकली जो समझौता था, उस पर हस्ताक्षर कर लिया। कह सकते हैं इस दस्तावेज के माध्यम से कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। भारत में विलय के बाद भारतीय सेना को तुरंत कश्मीर भेजा गया। भारतीय सेना ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की और कई क्षेत्रों को उनके कब्जे मुक्त है। हालांकि यह संघर्ष है बेसिकली लंबे समय तक चलता रहा, और बाद में यह मुद्दा बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया। इस विषय पर बेसिकली यूएन जो कोई काम का नहीं है, ठीक है, उस पर चर्चा उठाई गई और अंततः युद्ध व्यवस्था की गई। कश्मीर का भारत में विलय भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है। यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और जो क्षेत्रीय अखंडता उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था हमारे पास। आज भी जो कश्मीर का मुद्दा आप लोग देखते रहते हैं देश में, ये भारत की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि भाई हमारा एरिया हम क्यों दें, ठीक है, सिंपल सा बात है। आपके घर का जमीन है, तो हड़पना चाहे दोगे, नहीं देंगे, क्या कर लोगे, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ये था। और इस सवाल को आप लोग अपने हिसाब से भी जितना हो सकेगा बढ़ा चढ़ा के लिखिए, क्योंकि पेपर में आप अपने हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल करके यहाँ पर अरेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है जूनागढ़। जैसे कश्मीर का आ सकता है, उसी पर जूनागढ़ का आ सकता है कि जूनागढ़ में भारत की विलय की घटनाओं का यहाँ वर्णन करने बोला गया है। ठीक है, तो बताया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक समस्याओं में से थी कि देशी जितने भी रियासत थे उनका एकीकरण करना चाहिए। और ब्रिटिश शासन के अंत तक बेसिकली कहा जाए तो भारत में लगभग 562 रियासतें थी। इन रियासतों का एक विकल्प दिया गया था, वो या तो भारतीय पक्ष किसी में शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र रह सकती है। इस संदर्भ में जूनागढ़ और कश्मीर था। जूनागढ़ का प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया था। जूनागढ़ का भारत में विलय जो है वो स्वतंत्र भारत के राजनीतिक एकीकरण के इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना गया है। ठीक है, अब जूनागढ़ की राजनीतिक स्थिति क्या है पे समझ लीजिए। जूनागढ़ काठियावाड़ क्षेत्र में एक स्थिर महत्वपूर्ण रियासत थी। यह वर्तमान जो क्षेत्र है वो गुजरात राज्य की स्थिति में है। इस रियासत की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चारों तरफ से भारतीय क्षेत्रों से क्या घिरा हुआ है, और अगर पाकिस्तान का इसका कोई भी सीधा सीमा नहीं लगता। अगर पाकिस्तान को दे दिया जाता है, पाकिस्तान ले लेता है इसको, तो भाई एंटर तो भारत से करता ना। ठीक है, तो जूनागढ़ की जो शासक थे बेसिकली नवाब महाबत खान थे। ठीक है, हालांकि राज्य की लगभग 80 से 80% अधिक जो आबादी है वो हिंदू थी, लेकिन शासक मुस्लिम था। ठीक है, स्वतंत्रता के समय यह प्रश्न उठा कि यह जो जूनागढ़ है वो भारत में शामिल होगा या पाकिस्तान में। ठीक है, अब इस समय पाकिस्तान के विलय का क्या निर्णय था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो नवाब महाबत खान ने जूनागढ़ को पाकिस्तान शामिल करने निर्णय लिया। यह निर्णय कई दृष्टियों से देखा जाए तो विवादास्पद था। सबसे पहले जूनागढ़ की जो भौगोलिक स्थिति थी वो पाकिस्तान से कोई भी रिलेशन नहीं था। दूसरा, राज्य की अधिकांश जो जनता थी वो हिंदू थी और भारत में शामिल होना चाहिए, भाई भारत में ही होगा। नवाब के इस निर्णय से राज्य में असंतोष फैल गया। जनता ने इस निर्णय का विरोध करना शुरू किया। इस निर्णय में भारत सरकार को भी चिंतित कर दिया, क्योंकि यदि जूनागढ़ गलती से नल्ला पाकिस्तान के पास चला जाता तो ये हमारे भारत की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के लिए समस्या पैदा कर सकता था। ठीक है, तो जनता का विरोध देखा गया और आंदोलन देखा गया। नवाब के पाकिस्तान शामिल होने के निर्णय के बाद जूनागढ़ की जनता ने व्यापक क्या के विरोध आंदोलन शुरू कर दिया। राज्य के जितने भी राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी और कई स्थानीय नेताओं और संगठनों ने क्या भारत में विलय की यहाँ पर मांग को उठाया।
काठियावाड़ क्षेत्र के जो कई अन्य राज्यों में भी इस निर्णय का विरोध हुआ। जनता का दबाव इतना बढ़ गया था कि राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कमजोर पड़ने लगी, और इसके बाद कई राज्यों में क्या हो गया, असंतोष और अशांति की यहाँ पर अशांति फैल गई थी। भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही बताया गया यहाँ पर है कि भारत सरकार ने इस स्थिति को क्या गंभीरता से लिया। भारत के नेताओं का मानना यह था कि जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय जो है वो भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं है, इसलिए भारत सरकार ने इस समस्या का शांतिपूर्ण एक समाधान खोजने का प्रयास किया। और इसी प्रयास में भारत सरकार ने जनता की इच्छा को महत्व दिया कि अगर जब जनता चाहती है तो इसे हमें शामिल करना चाहिए। यही कारण है कि ऐसा निर्णय लिया गया कि जनता की जो वास्तविक राय जानने के लिए एक जनमत संग्रह कराया गया बेसिकली, और इससे स्पष्ट हो गया कि जो राज्य की जनता है वो किस देश में शामिल होना चाहती थी। फिर जो नवाब का वहां से क्या हुआ पलायन और प्रशासनिक परिवर्तन क्या देखा गया, स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। जनता के जो विरोध और प्रशासनिक संकट के कारण जो नवाब थे महाबत खान राज्य छोड़कर पाकिस्तान चले गए। इसके बाद क्या थे, राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो लगभग समाप्त हो चुकी थी। इस परिस्थिति में भारत सरकार ने क्या किया, हस्तक्षेप किया और राज्य का प्रशासन सीधे अपने हाथ में ले लिया, और इससे राज्य में एक शांति और व्यवस्था स्पष्ट स्थापित करने में मदद मिली हमारे पास। जो जनमत संग्रह था हमारे पास, ठीक है, 1948 में जूनागढ़ में जो जनमत संग्रह कराया गया था, इस जनमत संग्रह का उद्देश्य यह जानना था कि राज्य की जनता जो है वो किस देश में शामिल होना चाहती है। जनमत संग्रह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें जो लोग होते हैं, जनता होती है, वो अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि किसे अवसर देना चाहिए, ठीक है। तो जनमत संग्रह के परिणाम क्या हो गया था, के परिणाम अत्यंत स्पष्ट थे। भारी बहुमत से जनता ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया था। लगभग सभी मतदाताओं ने भारत के साथ यहाँ विलय करने का समर्थन किया। इससे यह सिद्ध हो गया कि जूनागढ़ की जो अधिकांश जनता है वो बेसिकली भारत में रहना चाहती है। अब जूनागढ़ का भारत में क्या होता है, विलय होता है। यहाँ बताया गया कि जनमत संग्रह के परिणाम के बाद जूनागढ़ का जो आधिकारिक रूप से भारत में विलय हो चुका था। इस प्रकार अगर कहा जाए लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता की इच्छा के आधार पर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जूनागढ़ का भारत में जो विलय है वो स्वतंत्र भारत के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण था। इससे यह सिद्ध हो गया कि भारत की सरकार जो है वो जनता की इच्छा और लोकतांत्रिक जो भी मूल्य है उनको सम्मान करती है। इसका हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण है कि जूनागढ़ भारत में विलय जो है कई दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण है। पहला, यह भारत के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इससे यह सिद्ध हुआ कि भारतीय सरकार जो है वो रियासत के जो प्रश्न है उनको शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हल करना चाहती है। दूसरा, इस घटना ने यह भी दिखाया कि जनता की इच्छा किसी भी राजनीतिक निर्णय में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जनमत संग्रह के माध्यम से जनता की राय को यहाँ पर महत्व दिया गया। तीसरा, इस घटना ने भारत की जो राष्ट्रीय एकता है और अखंडता को मजबूती दिया। यहाँ पर यदि जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल हो जाता तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और सुरक्षा पर क्या होता, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। अब इसका निष्कर्ष अगर निकालना चाहे तो अंत कहा जा सकता है कि जूनागढ़ का भारत में जो विलय है वो स्वतंत्र भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना न केवल भारत की अगर कहा जाए राजनीतिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, बल्कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों से भी पुष्टि करता है। जनता की इच्छा, भारतीय सरकार की दूरदर्शिता और शांतिपूर्ण समाधान की नीति के कारण जूनागढ़ जो है उसे भारत में सफलतापूर्वक उसका विलय संभव हो सका हमारे पास है। और इस घटना ने भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान की और आधुनिक भारत के निर्माण में क्या क्या हमारे पास महत्वपूर्ण योगदान किया, यह बताया गया है। तो ये था हमारे पास आज के 3 क्वेश्चंस आप सभी बच्चों के मेजर पेपर 16 हिस्ट्री का। बाकी आप सभी बच्चों को हमने सिलेबस डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी बच्चों के हर यूनिट से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उन सभी को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। और आप सभी बच्चों को अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए। जैसे हमारा पढ़ाया वो कंप्लीट हो जाएगा आपको टेलीग्राम में कंप्लीट PDF डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।